till now we have dealt with some most important viral diseases. और कभी जो पोल्ट्री चीज आप पढ़ते हो आप तो उसमें उसको कैटेगराइज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज ऑफ पोल्ट्री, वायरल बैक्टीरियल फंगस जितने भी है सारे आ जाएंगे, या नियोप्लास्टिक डिजीज ऑफ पोल्ट्री, इस तरह से उसको क्लासीफाई कर लेते हैं। उसमें एक क्लासिफिकेशन होता है वही नियोप्लास्टिक डिजीजेज ऑफ पोल्ट्री, और इसमें दो ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, दो ही पढ़ने हैं आपको। एक मैलेक्स डिजीज है, एक एवियन लीकोसिस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो देयर आर टू नियोप्लास्टिक डिजीजेज इन पोल्ट्री, दैट इज मैलेक्स डिजीज एंड एवियन लीकोसिस कॉम्प्लेक्स। दोनों के जो चेंजेस हैं, जो लीजन्स हैं, वो बहुत हद तक मिलते हैं एक दूसरे से। क्योंकि नियोप्लास्टिक है तो ट्यूमर फॉर्मेशन दोनों में ही होगा। अगर कोई पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहे हो और उसके विजुअल ऑर्गन्स में बहुत सारे ट्यूमरस ग्रोथ दिख रहे हैं, तो कंफ्यूजन होता है कि मैलेक्स डिजीज है या एवियन लीकोसिस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कुछ बातें हैं जिससे की वजह से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अदर देन लीजन्स, कुछ माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इससे पहले कि मैलेक्स डिजीज को हम लोग डिटेल में पढ़े या लिम्फोइड लीकोसिस को डिटेल में पढ़े, सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको जो पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि सब तरफ से इम्पोर्टेंट है, जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों का डिफरेंस जानो, ठीक है। आइदर मैलेक्स डिजीज हो या लिम्फोइड लीकोसिस हो, दोनों ही एडल्ट बर्ड्स में होते हैं। उसके बावजूद जो 4 मंथ से ऊपर के होंगे, एटलीस्ट 4 मंथ का होना चाहिए बर्ड, तभी लिम्फोइड लीकोसिस दिखेगा। उसके नीचे जो एडल्ट बर्ड्स होते हैं 2 मंथ या 3 मंथ एज में ही दिखने लगे तो डेट इज इंडिकेटिव ऑफ मैलेक्स डिजीज, ठीक है। थोड़ा लेटर स्टेज में लिम्फोइड लीकोसिस डेवलप करता है, थोड़ा अर्ली करता है मैलेक्स डिजीज, मगर दोनों ही फुल ग्रोन एडल्ट बर्ड्स में देखने को मिलता है। और इन फील्ड कंडीशन ज़्यादा इंसिडेंस आपको मैलेक्स डिजीज का दिखेगा, केसेस ऑफ मैलेक्स डिजीज ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू लिम्फोइड लीकोसिस। सेकेंड ये है कि मैलेक्स डिजीज का जो मैनिफेस्टेशन होता है बॉडी में, वो 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है क्लासिकल फॉर्म, एक होता है एक्यूट फॉर्म। तो जो क्लासिकल फॉर्म है उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें नर्व इन्वॉल्व, लेकिन जो एक्यूट फॉर्म है वो रिजेंबल करता है लिम्फोइड लीकोसिस। अगर ये क्लासिकल फॉर्म है तो उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैलेक्स डिजीज में पैरालिसिस होता है, ठीक है, पैरालिसिस। और ये नर्व इन्वॉल्वमेंट चूंकि लिम्फोइड लीकोसिस में नहीं होता, इसीलिए पैरालिसिस जैसे साइन नहीं दिखते। और मैलेक्स डिजीज का जो पैरालिसिस है, जैसे मैं कह रहा था रेस्पिरेटरी डिजीज ऑफ पोल्ट्री, उसी तरीके से नर्वस सिस्टम ऑफ पोल्ट्री, नर्वस डिजीज ऑफ पोल्ट्री, तो बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं जो नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें पैरालिसिस उसमें भी होगा। लेकिन सबके पैरालिसिस और मैलेक्स डिजीज के पैरालिसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ज़्यादातर मैलेक्स डिजीज में क्या होता है, जो सिएटिक प्लेक्सस, जो सिएटिक नर्व्स है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह, और यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट होता है एक तरफ, जिसकी वजह से एक पैर पैरालाइज हो जाएगा, एक पैर नॉर्मल हो जाएगा। तो जो उसका इंस्टांस होता है, जो फीचर आता है 1 लेग फॉरवर्ड एंड 1 लेग बैकवर्ड, वो बड़ा पिकुलियर साइन है इसका पैरालिसिस का। तो पैरालिसिस भी होता है और बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है 1 लेग फॉरवर्ड 1 लेग बैकवर्ड। तो उसे डिफ्रेंशिएशन में मदद मिल जाता है मैलेक्स डिजीज का विद अदर नर्वस इन्वॉल्विंग डिजीज ऑफ पोल्ट्री। फिर अब देखो ग्रॉस चेंजेज में न्यूरल इन्लार्जमेंट, यानी चेंजेज इन द नर्वस सिस्टम। तो मैंने कहा कि मैलेक्स डिजीज का जो क्लासिकल फॉर्म है उसमें नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फोइड लीकोसिस में नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो नेचुरली जो नर्व्स के चेंजेस दिखेंगे मैलेक्स डिजीज में दिखेंगे, लिम्फोइड लीकोसिस में नहीं दिखेंगे। और दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्षा ऑफ एवरी 6। तो जब एक्यूट फॉर्म में मैलेक्स डिजीज होगा तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, लिम्फोइड लीकोसिस में ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, पूरी विसरा में दिखेगा, हर ऑर्गन में दिखता है। मगर लिम्फोइड लीकोसिस का वर्षा देखो, अफेक्टेड बॉडी ऑफ लिम्फोइड लीकोसिस, उसका वर्षा को अगर आप देखिए तो उसमें आपको ट्यूमर दिखेगा। लेकिन मैलेक्स डिजीज के जो अफेक्टेड बर्ड्स होते हैं उसका वर्षा में ट्यूमर डेवलपमेंट है, बहुत रेयर डेवलपमेंट। तो अगर सारे विसरल ऑर्गन में दिख रहा है ट्यूमर इंक्लूडिंग वर्षा, तो डेट इज इंडिकेटिव ऑफ लिम्फोइड लीकोसिस। लेकिन सारी जगह दिख रहा है लेकिन वर्षा इन्वॉल्व नहीं है, डेट इज इंडिकेटिव ऑफ मैलेक्स डिजीज,
ये बायो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्किन मसल्स, ये मैक्स डीजी में दिखते हैं लेकिन लिम्फोइड लिकोसिस में नहीं दिखता। स्किन एंड मसल्स में ट्यूमर बहुत कॉमन, फिदर फॉलिकल चूंकि इन्वॉल्व हो जाता है मैक्स डीजी का केस में, तो आपको जितने जो फीदर्स होते हैं स्किन के ऊपर जहाँ से फीदर हो रहे होते हैं वहाँ पे आपको ट्यूमरस ग्रोथ दिखेगा, नोडुलर ग्रोथ दिखेगा। इन केस ऑफ मैक्स डिजीज उसको बोलते हैं स्किन लिकोसिस, स्किन मैक्स डिजीज है ना, स्किन फॉर्म। तो मसल्स में स्किन में दिखते हैं ट्यूमर्स इन केस ऑफ मैक्स डिजीज, लिम्फोइड लिकोसिस में नहीं दिखते, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस माइक्रोस्कोपिक चेंज, साइटोलॉजी ऑफ ट्यूमर्स। अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं ट्यूमर का और सेल को देख रहे हो किस तरह का सेल्स है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल नहीं, साइटोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन केस ऑफ मैक्स डिजीज वहाँ पे जो देखो दोनों में ही इन्वॉल्व होते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, दोनों में ही लिम्फोसाइट्स, एक में टी लिम्फोसाइट एक में बी लिम्फोसाइट है। मैक्स डिजीज में जो मेजर इन्वॉल्वमेंट है टी सेल्स का और लिम्फोइड लिकोसिस में बी सेल्स का, तो मॉर्फोलॉजिकली तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं टी सेल या बी सेल। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप इसको बोलते हैं टी सेल है या बी सेल। मगर जब साइटोलॉजी करेंगे आप मैक्स डिजीज का तो आप देखोगे कि द सेल पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इंक्लूड प्लियोमॉर्फिज्म। कहने का मतलब है कि बहुत मैच्योर लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, इमैच्योर लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, लार्ज लिम्फोसाइट्स या लिम्फोब्लास्ट सेल्स दिखेंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोइड सेल्स दिखेंगे, प्लियोमॉर्फिज्म। मगर इन केस ऑफ लिम्फोइड लिकोसिस वो बड़ा यूनिफॉर्म होता है, सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्मिटी इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्स डिजीज और यूनिफॉर्मिटी इज द इंडिकेशन ऑफ लिम्फोइड लिकोसिस। लिम्फोइड लिकोसिस के सारे सेल्स अगर आप साइटोलॉजी करेंगे तो आप ये देखोगे सारे लिम्फोब्लास्ट बड़े होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचुरली जो न्यूप्लास्टिक सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, टी सेल्स इन मैक्स डिजीज और बी सेल्स इन लिक्विड लिकोसिस, ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल लाइफ केस से भी, है ना। कभी डिफरेंशिएशन के लिए डायग्नोसिस के लिए बुलाया जाए तो इन चीज़ों से आपको मिलता है। नाउ कमिंग टू डिटेल मैक्स डिजीज के बारे में, ठीक है। चिकन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल होस्ट। और एक चीज देखो, इट लिखा हुआ है इट इज हाईली सेल एसोसिएटेड, सेल एसोसिएटेड है, सेल के साथ, वायरस तो होते ही है सेल के साथ, सेल एसोसिएटेड। मगर इन फिदर फॉलिकल इसका जो मेन ट्रांसमिशन है ना मैक्स डिजीज का, तो ड्यू टू डैंडर्स, फिदर फॉलिकल्स से जो डैंडर्स बनते हैं उसमें वायरस होते हैं, एंड दैट इज नॉट सेल एसोसिएटेड, फ्री होता है, मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। पूरी बॉडी में जहां भी वायरस मिलेगा दैट इज सेल एसोसिएटेड एक्सेप्ट फॉर फिदर फॉलिकल। तो जो डैंडर्स है वो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और हर्पीज वायरस है जो एटोलॉजिकल एजेंट है, हर्पीज वायरस है। हर्पीज वायरस के 3 सीरोटाइप्स, सीरोटाइप 1, सीरोटाइप 2 एंड सीरोटाइप 3। तो इन सब में जो सीरोटाइप 1 है दैट इज वायलेंट, उसी से पैथोजेनिसिटी है, ओनली सीरोटाइप 1, ना 2 से ना 3 से, ठीक है। सीरोटाइप 2 इज एवेलेंट, ठीक है। सीरोटाइप 3 इज एवेलेंट, ओनली सीरोटाइप 1 इज वायलेंट एंड कॉजेज मैक्स डिजीज, है ना। तो सिर्फ सीरोटाइप 1 यानी हर्पीज वायरस सीरोटाइप 1 इज रिस्पांसिबल फॉर मैक्स डिजीज, ठीक है। इस सीरोटाइप को फिर फर्दर डिफरेंट पैथोटाइप्स में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैथोजेनिसिटी। माइल्ड हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, वेरी वायलेंट हो सकता है, या वेरी वायलेंट प्लस हो सकता है। अकॉर्डिंगली उसको एम फॉर माइल्ड, वी फॉर वायलेंट, वी फॉर वेरी वायलेंट और वी प्लस फॉर वेरी वायलेंट प्लस, इस तरह से उसको डिफरेंट पैथोटाइप्स में डिवाइड करना, ठीक है। हाईली कंटेजियस है, बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि मैंने बताया फिदर फॉलिकल्स मेन सोर्स हो जाता है। द वायरस मैच्योर्स इन फुली इन्फेक्टिव in blood form in the epithelium of feather follicle which is released in the environment। यानी जो डैंडर्स है that is main source of infection, मगर और भी रूट से हो सकता है। डैंडर्स मेन सोर्स हो गया मगर डिफरेंट रूट से हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्स डिजीज इज नॉट वर्टिकली ट्रांसमिटेड। जहाँ हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उसमें ये पॉइंट जोड़ लीजिएगा, lymphoid leukosis can be transmitted both horizontally and vertically। मैक्स डिजीज
ट्रांसमिट ओनली बाय हॉरिजॉन्टल मींस, इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड vertically. Coming to pathogenesis of MASH disease, इसके पूरी जो लाइफ साइकिल है उसको 4 फेज में डिवाइड करके पढ़ सकते हो, 1 2 3 4। फर्स्ट फेज में क्या होगा, वायरस का एंट्री होगा, इनसाइड सेल जाएगा, और जैसा वायरस में होता है ट्रू पैरासाइट ही होता है, इनसाइड द सेल जाकर रेप्लिकेट करेगा, सेल का लाइसिस होगा, रिलीज होते हैं, अदर सेल्स के अंदर जाते हैं, फिर रेप्लिकेट होते हैं, फिर सेल्स को ब्रेक डाउन करके रिलीज होते हैं। तो पहला तो ऐसे ही है जैसा होता है। दूसरा है लैटेंट इन्फेक्शन, आफ्टर सम टाइम वायरस एंट्री तो करते हैं सेल के अंदर, कोई चेंजेस नहीं लाते, कोई रेप्लिकेशन नहीं होता, लेकिन वो सर्वाइव करते हैं इनसाइड द सेल। लास्ट फेज जो इसका ये है, लास्ट फेज अगर सब सेल टूट ही जाता, साइटोलाइटिक ही हो जाता, रिलीज ही हो जाता वायरस का, तो फिर न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, एक जिंदा सेल ही तो न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका साइटोलाइसिस हो जाएगा वो तो होगा नहीं। इनिशियल फेज में साइटोलाइटिक जरूर होते हैं, अपना रेप्लिकेशन करते हैं, अपना क्वांटिटी बढ़ाता है बॉडी के अंदर, लेकिन इन द लास्ट फेज ये फिर क्या होता है कि नॉन साइटोलाइटिक हो जाता है, नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, सेल्स को इन्फेक्ट तो करता है, रेप्लिकेट तो करते हैं, चेंजेस तो लाते हैं, मगर सेल का लाइसिस नहीं, पार्टिकुलरली टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स लाइसिस नहीं करेगा, तभी उसमें ये जरूर। कमिंग टू क्लिनिकल साइन एंड लेजन्स, ट्रांजिएंट, मैंने बताया कि 2 फॉर्म होता है, क्लासिकल फॉर्म, एक एक्यूट फॉर्म। क्लासिकल फॉर्म में नर्व का इन्वॉल्वमेंट, और जो एक्यूट फॉर्म है उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो इन द क्लासिकल फॉर्म यूनिलेटरल लेग पैरालिसिस, यानी यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिएटिक नर्व, एक सिएटिक नर्व नॉर्मल होता है, एक इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए यूनिलेटरल लेग पैरालिसिस होता है। कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर बनता है, वन लेग हेल्ड फॉरवर्ड एंड द अदर हेल्ड बैकवर्ड, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हो, एक पैर आगे की तरफ होगा और एक पैर पीछे की तरफ। इसमें देखिए वन लेग फॉरवर्ड, वन लेग बैकवर्ड, ये बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैक्स डिजीज के केस में, ठीक है। और इलाज नर्व होगा, सिएटिक नर्व को खोल के देखेंगे तो इलाज होगा और नेचुरली यूनिलैटरल होगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो है ये नॉर्मल है, ठीक है, येलो एरो से जो दिखाया गया डेट इज नॉर्मल, और जो ग्रीन से दिखाया गया डेट इज इनलार्ज्ड। तो आप एक ही वर्ड में उसको कंपेयर कर सकते हो, चूंकि यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट है तो थिक भी होगा और ग्लिसनिंग लॉस भी हो जाता है, थोड़ा रफनेस आ जाता है नर्व में, तो ऐसे पहचान में आ जाता है जो इफेक्टेड लिम्ब है उसके तरफ का सिएटिक नर्व ठीक होगा, लॉस ऑफ ग्लिसनिंग हो जाता है, तो आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। अदर देन सिएटिक नर्व ये ब्रैकियल नर्व्स को, वैगस नर्व्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केस में सिएटिक नर्व इन्वॉल्व होते हैं। इन एक्यूट फॉर्म जिसमें लिम्फाइड ट्यूमर्स दिखेगा, किसी भी ऑर्गन में दिख सकता है ना, लिवर में, स्प्लीन में, गोनाड्स, हार्ट, लंग, कहीं भी, अदर देन वर्षा, ठीक है। वर्षा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही रेयर है, इससे थोड़ा सा मदद मिलता है डिफरेंशिएशन विद द लिम्फाइड लिपोसिस, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है अदर देन वर्षा, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में लीवर है, उसके अंदर नोडुलर ट्यूमर का डेवलपमेंट है, ठीक है। तो लिम्फाइड लिपोसिस में ऐसे ही होता है, लीवर काफी बड़ा हो जाता है, ट्यूमर डेवलप हो सकता है या इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, तो बड़ा विजिबल नहीं भी हो ट्यूमर, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है उनका लीवर डिजीज, इसीलिए बोलते हैं लिम्फाइड लिपोसिस। लेकिन इस तरह का ट्यूमर उसमें भी देख सकते हैं। तो वेरिंग साइज ऑफ नोडुलर ट्यूमर ओवर द लिवर, हार्ट, लंग, किडनी, मसल्स कहीं भी, ठीक है। और मसल्स और स्किन में इन्वॉल्व होता है मैक्स डिजीज, मसल और स्किन इन्वॉल्व नहीं होता है लिम्फाइड लिपोसिस में, मैंने आपको बताया। अदर देन दिस आई का जो चेंजेस है वो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैक्स डिजीज का केस में। इरेगुलर शेप ऑफ द पिपिल, ये इधर वाला जो लेफ्ट वाला है डेट इज नॉर्मल, ये जो राइट वाला है ग्रीन एरो से दिखाया गया है डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ द पिपिल, ठीक है। ये भी एक फीचर है इन केस ऑफ मैक्स डिजीज। और जो स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, जो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसको स्किन लिकोसिस ही बोलते हैं। है मैक्स डिजीज मगर इसके चेंजेस को बोलते हैं स्किन लिकोसिस,
कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैच डिजीज ही है, ठीक है। क्लियर देख रहे हो किस तरह का नोडुलर ग्रोथ हो रहे हैं ओवर द स्किन, ओवर द नेक, है ना। तो ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वर्षा इज ओनली रेयरली ट्यूमरस, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वर्षा इज रेयरली ट्यूमरस। दूसरा कि इसके अंदर जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो नॉन अनइन्फॉर्म्ड डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, प्लेमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू डायग्नोसिस, तो मेन डायग्नोसिस जो इसको थोड़ा कंफ्यूज करता है दैट इज विथ लिम्फोइड लिपोसिस। इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया कि कैसे उसके साथ आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे इन रिलेशन टू एज, इन रिलेशन टू डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स, है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, उस बेसिस पे हो जाता है। प्लस माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोब्लास्ट है या यूनिफॉर्मिटी है, तो ऐसे आप इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। कमिंग टू लिम्फोइड लिकोसिस, इसका सिनोनिम है बिग लिवर डिजीज। इतना बड़ा हो जाता है लीवर कि बाहर से ही लगता है कि एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, और जब उसको टच करोगे एब्डोमेन को तो हार्ड कंसिस्टेंसी का फीलिंग आता है। कभी कभी एसाइटिस हुई, एब्डोमेन का डिस्टेंशन हो जाता है तो वहाँ फील करेंगे तो थोड़ा वाटरी फीलिंग होता है। लेकिन यहाँ पे लीवर चूंकि ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है तो बड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए जब फील करेंगे तो बहुत ही हार्ड होना है। एक एडल्ट बर्ड, एक एडल्ट चिकन, डिस्टेंडेड एब्डोमेन विद वेरी हार्ड कंसिस्टेंसी बहुत हद तक इंडिकेट करता है दैट इज द केस ऑफ लिम्फोइड लिकोसिस। एवियन लिकोसिस कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं, इसके मैनिफेस्टेशन डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग जगह पे है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वो लिम्फोइड लिकोसिस, ठीक है। और भी तरह के चेंजेस आते हैं बॉडी में, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लिम्फोइड लिकोसिस। ओवरऑल इसको एवियन लिकोसिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड दैट इज काउज्ड बाय एवियन रेट्रोवायरस, ठीक है। इस रेट्रोवायरस के डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं ए बी सी डी ई एंड जे, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड जे। ए बी इज वेरी कॉमन और आजकल जे सब ग्रुप भी तेजी से इमर्ज हो रहा है। हिस्ट्री ये है कि ए एंड बी सब ग्रुप इज वेरी कॉमन, मगर ये भी है कि इन द करंट सिचुएशन सब ग्रुप जे भी बहुत आइसोलेट है। ए बी एंड जे थ्री मोस्ट प्रेवलेंट सब ग्रुप आप कह सकते हैं, ठीक है, उसमें जे इमर्जिंग, और ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी होता है इसका और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, कंजेनाइटल ट्रांसमिशन भी होता है, ठीक है, दोनों ही तरह से इसकी ट्रांसमिशन, ये याद रखें। रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस, लिम्फोइड लिकोसिस इज ए क्लोनल मैलिग्नेंसी ऑफ द बर्सल डिपेंडेंट लिम्फोइड सिस्टम। अगर आपको ये टर्म याद है तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि ये बी लिम्फोसाइट्स को इन्वॉल्व करता है। एक्सडीजी में टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है, इसमें बर्सल डिपेंडेंट लिम्फोइड सिस्टम को मैलिग्नेंसी कॉज करता है, मतलब बी सेल्स के चेंजेस का। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफी लंबा होता है, ठीक है, इसीलिए इसके जो चेंजेस हैं हायर एज में 4 मंथ के बाद ही दिखेगा, 4 मंथ 5 मंथ के बाद। और इसमें देखो द ट्यूमर्स आर कंपोज्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ बी लिम्फोसाइट हैव आईजीएम ऑन देयर सरफेस। ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए, वाइवा के लिए हो सकता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वही प्लाज्मा सेल्स बना के एंटीबॉडीज बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, आईजीजी हो, आईजीएम हो, ये हो, जो भी। मगर इसके केस में सिर्फ आपको आईजीएम दिखेगा, आईजीजी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता कि जो नॉर्मल फिनोमेना है जो बी लिम्फोसाइट्स का एंटीबॉडीज बनाने का, उसको हम लोग बोलते हैं स्विच आउट। इनिशियल स्टेज में जब भी इन्फेक्शन होता है तो आईजीएम प्राइमरी है, सेकेंडरी आईजीजी बनते हैं और ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। इसी केस में आईजीजी बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? वो जो स्विच ओवर है एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स का कि आप आईजीएम बनाना बंद करो, आईजीजी में आइए, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, सी माइक जीन, ठीक है, सी माइक जीन, इस टर्म को याद रखिएगा, सी माइक जीन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्विच ओवर कि आप एक प्लाज्मा सेल से एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट आईजीएम बना चुके, आप आईजीजी में पहुंचिए, वो स्विच ओवर को ये इनहिबिट कर देता है, सप्रेस कर देता है।
इसीलिए एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे अदर देन आईजीएम दूसरे एंटीबॉडीज नहीं दिखते, इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं दिखते, ठीक है। तो कभी कभी वायवा में पूछा जाता है, उसको अलग से याद कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है c-MYC जीन का इनिबिशन। कमिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, तो नॉन स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, जैसे और भी बीमारियां होती हैं, जैसे इनएपिटेंस, वीकनेस, डायरिया, डिहाइड्रेशन, इमेंसिएशन, ठीक है। आफ्टर डेथ अगर आप उसका पीएम करते हो तब ये क्लियर हो जाता है कि डिफ्यूज और नोडुलर लिम्फोइड ट्यूमर्स ओवर द लिवर, स्प्लीन एंड इवन बर्सा, ठीक है, बट नॉट ओवर द स्किन एंड मसल्स। कहीं भी हो सकते हैं, किडनी में, गोनेट्स में, मेसेंट्री में, लिवर में, स्प्लीन में। बर्सा में भी होता है, स्किन और मसल्स में नहीं होता, सो याद है, ठीक है। इसको देखो, स्प्लीन हो या लिवर हो, हाईली इनलार्ज्ड, इसीलिए बिग लिवर डिजीज होता है। स्प्लीन भी हाईली इनलार्ज्ड है, लिवर भी हाईली इनलार्ज्ड है। जो नोडुलर ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स है वो इसमें नहीं दिख रहा, जो मैश डिजीज में दिखता है, मगर नहीं दिखेगा वैसा भी नहीं, इससे भी नोडुलर ट्यूमर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट बहुत बड़ा हो जाता है ड्यू टू लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं, मॉडलिंग हो जाता है और हार्ड हो जाता है, ठीक है। और मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिकली जितने लिम्फोब्लास्ट होंगे सब यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है। एवेलिकोसिस कॉम्प्लेक्स का अदर मैनिफेस्टेशन जो है, जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस, माइलोब्लास्टोसिस, माइलोसाइटोमास, हेमेंजियोमास, नेफ्रोब्लास्टोमास, ऑस्टियोपेट्रोसिस, इस तरह के भी मैनिफेस्टेशन होते हैं। एवियन लिपोसिस कॉम्प्लेक्स में ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लिम्फोइड लिपोसिस, उसको हमें डील करना है, ये नाम बस याद करना, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस भी है, माइलोब्लास्टोसिस भी है, माइलोसाइटोमा है, ऑस्टियोपेट्रोसिस है, ये सब भी सब एवियन लिपोसिस कॉम्प्लेक्स के ही मैनिफेस्टेशन है। रिगार्डिंग डायग्नोसिस तब तक कई बार चर्चा कर लिए, हो जाएगा, समझ जाओगे आप, ठीक है। और बीसेल मार्कर का अगर फैसिलिटी है तो नेचुरली आईजीएम ओवर द सरफेस एक एडिशनल फीचर है, बाकी सारे डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन के लिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियोप्लास्टिक डिजीज का मैक्स डिजीज भी इंपॉर्टेंट है, लिम्फोइड लिपोसिस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफ्रेंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्स डिजीज है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी। इसके अलावा कुछ अदर वायरल डिजीजेज हैं जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते इसमें, ठीक है। या छोटे नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे एवियन इंसेफेलोमाइटिस, नाम से ही लग रहा है ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, इसका मतलब ये हुआ द डिजीज विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय एटेक्सिया, ट्रीमर्स, और रिस्पांसिबल एजेंट है पिकोरनावाइरस। वायरस का जो ट्रोपिज्म है वैसा नहीं है कि सिर्फ नर्वस सिस्टम से, डिफरेंट ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, लेकिन फाइनली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है और मेन चेंजेस नर्वस सिस्टम पे ही आते हैं और बहुत ही अर्ली एज में। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एज पूछा जाता है कि इस एज में ब्लैटिस दिखता है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है फील्ड डिस्टेंस एंट्रोट्रोपिक एंड एग एडेप्टेड डिस्टेंस न्यूरोट्रोपिक। तो एग एडेप्टेड क्या फील्ड में तो फील्ड डिस्टेंस का ही दिखेगा, फिर आप लिखते हो कि एंट्रोट्रोपिक है, इधर लिखते हो कि इंसेफेलोमाइटिस है। एंट्रोट्रोपिक है लेकिन फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आते हैं और फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ही पहुंचते हैं, ठीक है। फील्ड स्ट्रेन वाले कहीं भी पहुंच सकते हैं। इंजेक्शन मेन रूट वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, ये भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे भी पूछा जाता है एमसीक्यू में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज वर्टिकली ट्रांसमिटेड, तो उसमें अगर एई है तो एई भी होगा, लिम्फोइड लिपोसिस है तो भी होगा, मतलब इस तरह से भी इसको पढ़ना चाहिए वर्टिकल डिजीज। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, बहुत डिटेल इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि फील्ड स्ट्रेन वाले इंटरट्रॉपिक है तो नेचुरली एलिमेंट्री ट्रैक्ट को पहले इन्वॉल्व करता है, उसको वायरेमिया होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे और फाइनली पहुंच जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वर्ड का क्या होगा वो डिपेंड करता है कि किस एज में उसने पिक किया। एज ऑफ एक्सपोजर इज इम्पोर्टेंट। अगर 1 डे पे इन्फेक्ट हो गया
तो मर जाते हैं। और अगर थोड़ा सा लेटर स्टेज में, लेकिन फिर भी अर्ली स्टेज में, तो उसमें पैरालिसिस दिखेगा, डेथ नहीं, और रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, एज बड़ा मायने रखता है एवन इंसेफेलोमाइलाइटिस में। यूजुअली फील्ड में आप देखोगे 1 to 2 वीक्स ऑफ एज, ये जो बर्ड्स होते हैं उसमें एवियन इंसेफेलोमाइलाइटिस दिखता है, सिम्टम दिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में यही आता है, एज ग्रुप में आपको यही आंसर देना होगा, 1 to 2 वीक ऑफ एज। ठीक है, सिम्टम्स नर्वस इन्वॉल्वमेंट सिम्टम दिखते हैं, एटेक्सिया, इनकोऑर्डिनेशन, chicks show an inclination to sit on their hocks, and finally they come to rest or fall on their sides. ये है एवियन इंसेफेलाइटिस का ट्रीमर्स, गिरे हुए हैं, मतलब नर्वस सिस्टम बहुत कम एज का है, अर्ली एज का है, ट्रीमर्स ऑफ हेड एंड नेक, और आई चेंजेस भी दिखता है इसमें ब्लाइंडनेस हो जाता है। ये जो राइट साइड वाला है दैट इज नॉर्मल, ये जिसमें एरो लगा हुआ है लेफ्ट साइड, ये है एब्नॉर्मल। इन केस ऑफ एवियन इंसेफेलोमाइलाइटिस, कॉर्नियल ओपेसिटी, क्लाउडीनेस, है ना, मैक्स डिजीज में आपने देखा था इरेगुलर की थी, यहाँ पे क्लाउडीनेस, कॉर्नियल ओपेसिटी, तो ब्लाइंडनेस हो जाता है इन केस ऑफ एवियन इंसेफेलोमाइलाइटिस। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब लोग पीएम करते हैं, यूजुअली गिजार्ड को अवॉइड करते हैं कि गिजार्ड में क्या दिखेगा, बड़ा ही केटनाइज्ड लेयर है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर इसका क्रेटिन लेयर को हटाओ, इन केस ऑफ एवियन इंसेफेलोमाइलाइटिस, गिजार्ड में उसका जो ऊपर का लेयर है उसको रिमूव करते हैं, तो व्हाइटिश एरिया दिखता है, व्हाइट, ड्यू टू मैसिव इन्फिल्ट्रेशन ऑफ lymphocytes. Presence of whitish spots on the proventriculus नहीं, ventriculus या gizzard is indicative of avian encephalomyelitis. ठीक है, तो इसको बहुत डिटेल नहीं करना है, ये जो मैंने 2-4-5 ही बातें बताया उसको आप सिर्फ जानिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से एक इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, ठीक है, इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 to 7 वीक्स ऑफ एज में बहुत कॉमन है, एंड इट इज ड्यू टू एडेनोवायरस। नाम से ही लग रहा है इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मतलब लीवर इन्वॉल्व हो रहा है। और जब इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं इसका मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंक्लूजन बॉडी कैसा है, कहाँ पे। तो नेचुरली इसके जो फील्ड केसेस में जो केसेस है, मतलब नेचुरल जो केसेस है, उसके जो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं दैट इज इओसिनोफिलिक इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंटल में अलग कहानी होता है, लेकिन इन द हेपेटोसाइट्स इन नेचुरल केसेस इंक्लूजन बॉडी इंट्रान्यूक्लियर होंगे, और पिंकिश होगा, रेडिश टाइप का होगा, इसिनोफिलिक होगा, इंट्रान्यूक्लियर। और साइलेंट सिम्टम आप ड्रॉ कर सकते हो, लिवर का मेन चेंजेस है तो जॉन्डिस होगा, है ना, जॉन्डिस होगा, एनीमिया होगा, सबक्यूटेनियस फैट में आपको येलोइशनेस दिखेगा, स्किन बिल्कुल येलो हो जाता है, हेमरेजेज होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंक्लूजन बॉडी का प्रेजेंस, इसका इटियोलॉजी, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम। हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम तो नाम से ही बहुत कुछ लग रहा है। जो पेरिकार्डियम है, वेसल और पैरेटल पेरिकार्डियम के बीच में एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड तो होता ही है, ज़्यादा फ्लूइड का एक्युमुलेशन, और ये पाकिस्तान में खूब देखा जाता है, इसको लीची डिजीज हुआ। तो जो वाटर एक्युमुलेशन हो रहा है ना हार्ट का पेरिकार्डियम, उससे थोड़ा सा उसमें ऑपेसिटी आ जाता है। जैसे लीची को पील करके देखो आप, जिस तरह का चेंजेस दिखता है ना, जिस तरह का विजुअल अपीयरेंस आता है, उसी तरीके का होता है। इसीलिए हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम को लीची डिजीज ही बोलते हैं, एंड इट इज कॉज्ड बाय एडेनोवायरस। ठीक है, इसका कॉज एक्चुअली बड़ा हम फिक्स नहीं कर पाए, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, मल्टीफैक्टोरियल बहुत सारी चीजें से हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एडेनोवायरस का ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर हाइड्रोपेरिकार्डियम। ठीक है, इस डायग्राम में देखो कि हार्ट है, ठीक है, हार्ट में इसका अपीयरेंस देखिए, वाटर एक्युमुलेशन पेरिकार्डियल फ्लूइड में, पेरिकार्डियल सैक में सीवियर वाटर एक्युमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑपेसिटी, क्लाउडीनेस आ रहा है, रिजेंबलिंग लीची, सिंपल लीची जो हम लोग फल खाते हैं वो लीची। यहाँ देखिए कितना फ्लूइड एक्युमुलेशन है,
है ना। कभी कभी ये भी माना जाता है कि जो जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं बर्ड्स, कम टाइम में ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं इकोनॉमिक पर्पज से, दैट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ हाइड्रोपेरिकार्डियम और लीची डिजीज। तो मल्टी फैक्टोरियल हो सकता है हाइड्रोपेरिकार्डियम, कोई इन्फेक्शियस एजेंट इन्वॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है ड्यू टू जेनेटिक मैनिपुलेशन, फंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लीची डिजीज है, इसका सिनोनिम ये याद रखिएगा, ये ज्यादा। इसी तरीके से एक छोटा से और छोटे से डिजीज है चिकन इन्फेक्शन एनीमिया। तो कोई पीछे किससे होता है तो सिंपल चिकन इन्फेक्शन एनीमिया वायरस या सिरका वायरस। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चिकन एनीमिया वायरस से ही जाना जाता है इसका एटियोलॉजी, और नाम से ही लग रहा है एनीमिया कॉज करता है। और ये एनीमिया कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू सम वायरस। तो किस तरह के एनीमिया है? प्लास्टिक एनीमिया। अदर देन एनीमिया लिम्फाइड एट्रोफी भी कॉज करता है, लिम्फाइड जो ऑर्गन है उसका एट्रोफी कॉज करता है, लीडिंग टू इम्यूनोसप्रेशन। तो इम्यूनोसप्रेशन की वजह से डिफरेंट अदर डिजीजेस भी बर्ड्स में हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखो कि चिकन इन्फेक्शन एनीमिया स्प्रेड करते हैं वर्टिकली। तो ये तीसरा बीमारी आज आपने देख लिया, लिम्फोइड ल्यूकोसिस, एवियन एन्सेफेलाइटिस और चिकन इन्फेक्शन एनीमिया, दैट इज वर्टिकली ट्रांसमिटेड। और ड्यू टू एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, जो चेंजेस दिखते हैं इसके मसल्स पे, छोटे छोटे हेमरेजेस ओवर द मसल्स, लीवर के ऊपर भी हेमरेजेस दिखते हैं। सर लेकिन आपने तो लिखा है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों स्प्रेड होते हैं। हाँ, जो भी वर्टिकल हो उसमें तो हॉरिजॉन्टल होगा ही हो। क्या कहना चाह रहे हो? नहीं ठीक है। जो वर्टिकल होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन जो वर्टिकल ट्रांसमिटेड होते हैं तो हॉरिजॉन्टली होते ही है। तो लिम्फोइड ल्यूकोसिस के साथ भी वही है, एवियन एन्सेफेलाइटिस के साथ भी वही है, इसके साथ भी वही है। तो हॉरिजॉन्टल तो सब में ही होगा, वर्टिकल किसी किसी में होते हैं, तो उसको अलग से याद करना पड़ेगा। तो हेमरेजिक स्पॉट्स दिखेगा और डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, स्वेलन किडनी, और ये गिजार्ड है, गिजार्ड के ऊपर नेक्रोटिक डेब्रिस दिखता है। बहुत कम डिजीज ऐसे होते हैं बर्ड्स में जहाँ पे गिजार्ड के इन्वॉल्वमेंट हो, तो बाई चांस आज दो जगह आपने देख लिया, इसे भी देखो, प्रेजेंस ऑफ नेक्रोटिक डेब्रिस ओवर द गिजार्ड। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट इज एग ड्रॉप सिंड्रोम। नाम से ही लग रहा है कि लेइंग बर्ड्स में होगा और उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा एग लेइंग का, ठीक है। एडिनो वायरस से होते हैं ये, थिन सेल्ड सॉफ्ट सेल्ड सेल लेग एग्स, कलर में भी चेंजेस आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है एग ड्रॉप सिंड्रोम में कि एडिनो वायरस से होता है और डिफॉर्मिटी इन द एग प्लस ड्रॉप इन द परफॉर्मेंस, कम हो जाता है एग का लेइंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है एवियन नेफ्राइटिस। अभी जो मैं आपको डिजीज बता रहा हूँ ना, ये एक दो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। एवियन नेफ्राइटिस, ठीक है, द वायरस इज एवियन नेफ्राइटिस वायरस। ये भी वर्टिकल ट्रांसमिटेड, वर्टिकली ट्रांसमिटेड। एक दो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसकी वही आपको याद रखना है। जो साइन सिम्टम है दैट इज नॉन स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज रियो वायरस। रियो वायरस भी होता है, इसमें कुछ नहीं जानना आपको, सिर्फ ये जानना है इसका मैनिफेस्टेशन बर्ड्स में क्या क्या हो सकता है। तो जॉइंट्स में चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, टेंडिनाइटिस, साइनोवाइटिस, पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, हाइड्रोपेरिकार्डियम, मैल एब्जॉर्प्शन। द डिजीज इज एक ट्रांसमिटेड, ये भी वर्टिकली ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस स्टंटिंग सिंड्रोम। इसको डिफरेंट नेम से जानते हैं हम लोग, पेल बर्ड सिंड्रोम, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इन्फेक्शियस रंटिंग एंड स्टंटिंग सिंड्रोम।
अभी क्या है, नाम से ही लग रहा है, कोई इन्फेक्शन की वजह से उसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं, कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर नहीं है कि न्यूट्रिशन आप कम दे रहे हैं इसलिए स्टंटेड ग्रोथ हो गया, एज ज़्यादा हो गया लेकिन उसको भी छोटा रह गया, बॉडी वेट गेन नहीं किया। यहाँ पे इन्फेक्शन है, समय इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन? दैट इज कैल्सी वायरस। नंबर ऑफ वायरस हो सकते हैं लेकिन कैल्सी वायरस मोर इम्पोर्टेंट, इंटर वायरस, पारो वायरस, कोरोना वायरस, एनी वायरस विच लीड टू स्टंट, उसका डेथ कॉज नहीं करे, स्टंटेड ग्रोथ कर ले, रंटिंग कर दे, तो दैट इज उसको सबको उस कैटेगरी में डाल देते हैं, इन्फेक्शियस स्टंटिंग सिंड्रोम। ठीक है, सेकंड्स बचे हुए कट जाएगा, फिर हम लोग जुड़ेंगे 10-5 मिनट में। जो है आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कुछ भी लोगे तो थोड़ा सा और आगे भी बढ़ेंगे। ये अब यहाँ पे फिनिश हो गया आपका वायरल डिजीज ऑफ फूड्स। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बैक्टीरियल डिजीज खींचने का, जो लेस इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको अगले क्लास में डील करेंगे। और कुछ क्वेरीज होंगे तो आप अभी दोबारा जुड़ेंगे तो आप उसको पूछ लेना। ठीक है, लेकिन ये काम हो गया कि आपका वायरल डिजीज कंप्लीट हो गया, और ये मैंने आपको